आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है और उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को हमें एलिमिनेट करना ज़रूरी है। और ये काम करती है हमारी किडनीज़, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और सभी वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इंक्लूडिंग यूरिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी यूरिन के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। तो यूरिन के फॉर्मेशन से सबसे पहले हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। अब जो यूरिन फॉर्मेशन है ना, उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सेकंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इन तीनों स्टेप्स में से सबसे फर्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं, जो कि है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे यूरिन फॉर्मेशन की, वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और वो कहाँ होती है? इन द बोमेंस कैप्सूल। तो ये डायग्राम है हमारी नेफ्रॉन का, और ये पार्ट है हमारी नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर प्रेजेंट है एफेरेंट आर्ट्रियोल और ये है इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये जो पार्ट है वो है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, और लास्ट में ये है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन का कॉम्बिनेशन से बना है। अब जो लूप ऑफ हेनले है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है और इफेरेंट आर्ट्रियोल है, उनके डायमीटर में डिफरेंस होता है। और डायमीटर में डिफरेंस इस तरीके से होता है कि इफेरेंट का डायमीटर छोटा रहता है इन कंपेयर टू अफेरेंट आर्ट्रियोल, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 60 mm ऑफ Hg। तो इतने हाई प्रेशर की वजह से ना जो हमारा ब्लड होता है वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाता है। अब जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ना, वो केवल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता, जो कि इनके डायमीटर के डिफरेंस की वजह से और भी प्रेशर होते हैं, लाइक जैसे कि ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो क्या होता है? ये होता है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो होता है अराउंड 10 mm ऑफ Hg। अब ये कैसे होता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है GFR वाली वीडियो के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। अब इस फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो जो ब्लड यहाँ से फिल्टर हो रहा है उसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है ब्लड वेसल की एंडोथीलियम, जिसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम। सेकंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड है पोडोसाइट्स। तो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स को और ब्लड सेल्स को छोड़ के जितने भी मटेरियल होते हैं ना, सारे फिल्टर हो जाते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या आ गया? एक आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि अमोनिया, यूरिया, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज। तो ये सभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर फिल्टर हो जाते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में, जो कि है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विद इन द बोमेंस कैप्सूल। अब इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर एंटर करता है। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो ग्लोमेरुलस की फोर्सेज है वो वाटर और सॉल्यूट्स को, जो कि जिसके अंदर आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्लड से बाहर निकल जाते हैं इनटू द बोमेंस कैप्सूल, जिससे बनता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो भी हमारा फिल्टर होने के बाद प्रोडक्ट बना उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो प्रोटीन्स इंक्लूडेड नहीं है और ब्लड सेल्स इंक्लूडेड नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बनी है? एंडोथीलियल सेल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट ऑफ बोमेंस कैप्सूल। जो सेकंड स्टेप था जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में, वो था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो उसको हम पढ़ते हैं। अब बेसिकली जो हमारा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज। तो इन सब चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, और इनका रीएब्जॉर्प्शन ना थ्रू आउट द ट्यूब्यूल अलग अलग जगह पे होता है। हाँ, इनके साथ एक और चीज़ ऐड कर लो, जो है वाटर। क्योंकि जो हमारा GFR होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो होता है अराउंड 180 लीटर पर डे। लेकिन जो हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो होता है अराउंड 1 to 1.2 लीटर्स पर डे,
तो जो बाकी का जितना भी फिल्ट्रेट बनाना वो सारा का सारा रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और उसमें मेन कंपोनेंट होता है वाटर, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पार्ट है पीसीटी, जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब पीसीटी ऐसा पार्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है सभी सब्सटेंसेस का, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सब कुछ इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे ना दो टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सिम्पोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब है कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टर जो कि दो सब्सटेंसेस का एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है, जैसे कि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। तो जो सोडियम है ना और जो ग्लूकोज है वो पीसीटी से ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से। अब देखना, जो ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है ना वो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, वो इस पूरी जो है ना ट्यूब्यूल, इसके अराउंड ऐसे प्रेजेंट होती है और बना देती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो जो भी रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होगा ना वो सारा इसके अंदर होगा। कि अगर मैं कहता हूँ पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो रीएब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल के अंदर, और वो थ्रू आउट द लूप ऑफ हेनले ट्रैवल करती है और बनाती है वासा रेक्टा। तो जो इसका ऐसा लूप है ना, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। इसकी इंपॉर्टेंस है काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। तो एक हो गया सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर, दूसरा हो गया सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर। और एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर में प्रेजेंट होता है सोडियम H+ एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर, जहाँ पे H+ तो सिक्रीट हो रहा है, जो H+ है उसका डायरेक्शन होगा इनसाइड द ट्यूब्यूल, और जो सोडियम होगा वो होगा रीएब्सॉर्ब इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यहीं से फॉस्फेट का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर का भी मेनली एब्जॉर्प्शन पीसीटी से ही होता है। और कैसे होता है? थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये तो बात की हमने कि पीसीटी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसके अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना, वो वाटर के लिए तो परमिएबल होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सॉल्ट्स के लिए परमिएबल नहीं होता। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे वाटर का मैसिव रीएब्सॉर्प्शन। और ऐसे ही जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना, वहाँ पे कुछ पंप प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप। बेसिकली ये पंप क्या करते हैं, इन तीनों आयंस को ब्लड वेसल के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ से इन तीनों आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जैसा डिसेंडिंग लिम्ब में आयंस परमिएबल नहीं थे, यहाँ पे जो वाटर है वो परमिएबल नहीं होता है। और इसकी वजह से देखने को मिलता है कि जो वाटर है और आयंस है दोनों का ही पूरा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और हमें एक कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वो परमिएबल फॉर वाटर, नॉन परमिएबल फॉर आयंस। ऐसे ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या होगा, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप एंड नॉन परमिएबल फॉर वाटर। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि है डीसीटी। जो डीसीटी है ना, उसके अंदर सोडियम और वाटर का तो होगा रीएब्जॉर्प्शन, और H+ अमोनिया और पोटेशियम का होगा सिक्रीशन। तो डीसीटी के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा। और इसकी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? दो हार्मोन्स होते हैं, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरॉन, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है ADH। और सेम हमें कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, अफेक्टेड बाय हार्मोन्स ADH एंड एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है जिसके अंदर जो भी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि पीसीटी के अंदर 65% ऑफ द फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ हमें एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम देखने को मिलता है, और सिम्पोर्ट तरीके से, जिसकी वजह से विच ड्राइव द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा, और उसके साथ साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये भी साथ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कुछ अमाउंट में क्लोराइड और वाटर भी। और इसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में को ट्रांसपोर्ट और एंटी ट्रांसपोर्टर नहीं को सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट इन्वॉल्व है। ऐसे ही जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वो हाईली परमिएबल टू वाटर है बट नॉट टू सॉल्यूट्स, जिसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमिएबल टू वाटर है, एंड जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड है उसका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है।
जो DCT है उसके अंदर फर्दर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल बाय एल्डोस्टेरॉन एंड ADH। और सेम हमें देखने को मिलता है विद कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे भी ADH वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और साथ में पोटेशियम का सिक्रीशन भी देखने को मिलता है। अब थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ना, वो पूरे ट्यूब्यूल में हर जगह होता है, लेकिन मेनली कहाँ कहाँ होता है, PCT और DCT के अंदर। यहाँ पे हम एक्टिवली सब्सटेंसेस को जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर भेज देते हैं। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में मेन चीज़ें हम क्या क्या भेजते हैं, हमने अभी जब उसका डायग्राम में देखा था H+, पोटेशियम और अमोनिया, और कुछ अमाउंट में सर्टेन ड्रग्स एंड क्रिएटिन। अब सिक्रीशन कराने का फ़ायदा क्या है, तो ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और एक्सेस पोटेशियम को भी एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिन्स, हम यहाँ से इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है। तो उसको कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन कैसे होता है वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दो मैकेनिज्म होते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो हमने पढ़ा था वो एक दूसरे के पैरेलली चलते हैं। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, वो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करने का काम करता है, जिसकी वजह से यूरिन को कंसनट्रेट किया जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और जो काउंटर करंट एक्सचेंज है वो उस ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। अगर आपने 12th क्लास वगैरह में पढ़ा हो तो एक चीज़ होती है ऑस्मोलैरिटी, जो कि नॉर्मली कितनी होती है, 300 के अप्रॉक्स, 300 मिली ऑस्मोलर। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें लूप ऑफ हेनले की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है और मैक्सिमम कितना रीच कर जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1200। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर था ना, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब हो रहा था, तो वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वाटर का मूव करता है लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में। और यहाँ पे ADH वगैरह का भी रोल होता है। ADH एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक्सेसिव यूरिन का प्रोडक्शन होने से रोकता है, मतलब जो यूरिन में वाटर का लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। और जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप है वो है एक्सक्रीशन, जिसके अंदर हम फाइनली जो यूरिन है उसको एलिमिनेट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन।